हेलो चिल्ड्रन। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा शॉर्टली। और अभी हम आगे का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके तहत दो एक्सप्रेशंस है जिसके बारे में हम बात करने चलेंगे, और वो एक्सप्रेशन को आपको देखना है ध्यान से, जो भी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। साथ ही में उसमें बारीकी से जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं उस पॉइंट्स को भी सुनना है ध्यान से। इसका क्या एप्लीकेशन है आगे चल के ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, पर इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना भी है और साथ ही नोटबुक में ये एक्सप्रेशन उतारना भी है। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा जो है व्हीकल अलोंग दी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, दूसरा है मौत का कुआं, दैट इज वेल ऑफ डेथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एक्सप्रेशन की तरफ। मैक्स अपॉन आर जी। हेलो ऑल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ यूसीएम। तो यूजेस ऑफ यूसीएम को नज़र में रखते हुए हम ये एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, दैट इज रोड। तो भाई यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओरली एंड एट द सेम टाइम जो एक्सप्रेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना है। इसके क्या फायदे हैं एप्लीकेशन से ये आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। उसके लिए मुझे लगेगा यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। तो भाई चलो ये पकड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना है इसलिए। तो ये मेरा जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और ये बन गया मेरा व्हीकल। अब मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, समझ लो ये व्हीकल है, ठीक है। तो ये मेरा व्हीकल है। अब ये जो व्हीकल है इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। तो भाई अब ये जब व्हीकल इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के तहत घूम रहा है, ओके, तो इसका सेंटर भी लोकेट करना बहुत जरूरी है, इजंट इट। तो सेंटर लोकेट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ट्रैक कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल है, और ये व्हीकल इस ट्रैक के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर, बराबर। कैसे एक्ट कर रहा है? ये परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे ये जो व्हीकल है इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ओके। और यू कैन से कंसिडर अ व्हीकल or a section of car on horizontal circular track. The plane of the figure is perpendicular to the track, but only include the center of the track, which I denote it as C. ओके अब ये व्हीकल को कोई ना कोई तो मास रहेगा, बराबर, हाँ या नहीं? रहेगा ना। उसी के साथ ये व्हीकल जो है ये मोशन में घूम रहा है, तो उसका कोई तो एक इंडिविजुअल जो है उसका वेलोसिटी भी रहेगा। तो ये दोनों भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मास भी है इस व्हीकल को और वेलोसिटी भी है व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस, और यू कैन से कर्व्ड ट्रैक। तो भाई अभी यहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। तो जब व्हीकल इस हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस से घूम रहा है, ओके, व्हेन इट इज इन मोशन, तो इस व्हीकल पे तीन टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन से? 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस रिएक्ट करते हैं। तो पहला फोर्स जो इसके ऊपर रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया पहला, इसका वेट, ठीक है। तो व्हीकल का कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा। तो वेट जो है, चलो इसका सेंटर लोकेट करते हैं पहले व्हीकल का। तो वेट जो है वो वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर। हाँ,
तो वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर ये एक्ट करेगा, वी नो दैट वेट दैट इज W इज इक्वल्स टू व्हाट, mg। तो मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इजंट इट। तो ये हो गया पहला वाला। अब सेकेंड फोर्स जो इसके ऊपर रिएक्ट करता है वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मतलब घूम रहा है, तो मोशन जब ये मोशन में होता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय n। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये एक्ट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये दोनों बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, दिख रहा है ना। इसके वजह से ये जो व्हीकल है इस रोड पे स्मूथली चल रहा है, मतलब इस पर नॉर्मल रिएक्शन का भी इफेक्ट है, एट द सेम टाइम इसके वेट का भी इफेक्ट है, विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बैलेंस कंडीशन हो गया। अब तीसरा फोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो भाई तीसरा फोर्स जो है, ध्यान से सुनिए, तीसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या है, तो भाई आपको सिंपल भाषा में बता दे तो यहाँ पे ये जो टायर है ये रोड के साथ क्या हो रहा है, इट्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस, बराबर। तो जब ये रोड का सरफेस और ये टायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स को ही दूसरा नाम जो दिया गया है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे तो वो जो दूसरा नाम उसको दिया है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज डिनोटेड बाय Fs। अब यहाँ पे इस Fs का रोल क्या है ये मैं बता दूं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस गाड़ी को क्या कर रहा है, स्लिप होने से बचा रहा है, इट्स प्रिवेंटिंग द व्हीकल फ्रॉम स्लीपिंग एंड स्कीडिंग। तो यहाँ पे गाड़ी स्कीड ना हो या स्लिप ना हो, इसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने की वजह से यहाँ पे गाड़ी क्या हो रही है, स्लिप भी नहीं हो रही है, स्लाइड भी नहीं हो रही है, या फिर स्कीड नहीं हो रही, जो भी है, ठीक है। पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इस व्हीकल को, तो इस व्हीकल को ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के तहत घूम रहा है, मतलब क्या, उसके लिए कौन एक्ट कर रहा है, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ सेंट्रिपिटल फोर्स भी है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने मीनिंग आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो क्या है, कुछ याद है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स ये है यहाँ पे कॉज, सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जिसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है वो है सेंट्रीफ्यूगल, और जो रीजन होता है सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज Fs इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, बराबर। तो वापस में रिपीट करो क्या क्या है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा है वेट दैट इज mg, तो ये दोनों भी बैलेंस कंडीशन में है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fs ओवर हियर। तो और वो क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस या सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। तो अब हम बात करते हैं उसके एक्सप्रेशन के बारे में। तो भाई जब नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट दोनों भी बैलेंस कंडीशन में है, तो मैं एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकती हूँ क्या, n इज इक्वल्स टू
mg। तो मैंने लिख लिया, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर पहला। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो जब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 फॉर्म बताए थे, इजंट इट, 3 फॉर्मूलाज बताए थे। तो उसमें से पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो था mr ओमेगा स्क्वायर, दूसरा था mv स्क्वायर अपॉन r, याद होगा तो आप लोगों को, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पूरे एक्सप्रेशन का तीसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो कौन सा है, व्हाट डू यू से, कौन सा है, याद है, mv ओमेगा। तो भाई यहाँ पे 3 टोटल फॉर्मूला है, ये तीनों में से मुझे यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लगेगा वो है ये फॉर्मूला, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप देख सकते हो। तो Fs इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो वी आर यूजिंग दी सेकेंड फॉर्म, लेट अस टेक दिस एज एन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये सेकेंड फॉर्म हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ओके, लेट अस डिवाइड 2 बाय 1। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा एक्सप्रेशन में, Fs अपॉन n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये r जो है ये नीचे चला जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन r mg। अब इसमें से m और m कैंसिल हो गए, तो भाई मेरा एक्सप्रेशन बन गया Fs अपॉन n इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो आगे क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वापस इसका रिव्यू लेते हैं कि द रेशियो ऑफ, लिसन केयरफुली, द रेशियो ऑफ static frictional force to the normal reaction is coefficient of static frictional force is coefficient of static frictional force between the surface of the rod and its tire। So basically मैं यहाँ पे लिखती हूँ Fs by n is given by coefficient of static friction which is denoted by mu s। समझ में आया? तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम डिनोट कर रहे हैं म्यू एस के साथ, तो ये हमें क्या मदद कर रहा है यहाँ पे, तो हाउ इट इज हेल्पिंग आउट। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई व्हीकल सर्कुलर पाथ के तहत घूम रहा है, उसका टायर रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो रोड सरफेस के कांटेक्ट में जब वो आता है तो वहाँ पे एक फोर्स रिएक्ट होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घसने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम हर एक बारी में कैलकुलेट करते हैं। हर एक बारी में कैलकुलेट करना मतलब क्या, हर एक टाइम स्लॉट में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हर एक टाइम स्लॉट में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम कहते हैं यहाँ पे क्या, उसको ही हम डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख सकती हूँ Fs बाय n के जगह पे मैं यहाँ पे म्यू एस लिख सकती हूँ, है या नहीं। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और एक चीज, अगर आपका यहाँ पे
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम कंडीशन में रहेगा, इजंट इट? हाँ या नहीं? अगर आपका ये म्यू एस मैक्सिमम कंडीशन में है तो यहाँ पे ये भी मैक्सिमम कंडीशन में रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है? तो म्यू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसके सफिक्स में मैक्स अपॉन आर जी मैंने लिख दिया। अब ये आर जी चला जाएगा वहां पे, तो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। ये स्क्वायर को मैंने हटा दिया, यहाँ पे रूट ले लिया, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, इजंट इट? तो भाई ये था मेरा एक्सप्रेशन फॉर maximum velocity of a vehicle along the horizontal circular path। क्या है? For maximum velocity of vehicle along horizontal circular path। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है? वेल ऑफ डेथ, मतलब मौत का कुआं। तो मौत का कुआं क्या एक्सप्रेशन बताता है, चलो देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ वेल ऑफ डेथ। जब हम किसी वेल काइंड ऑफ जो भी रहेगा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो पहले हमारे आंखों के सामने स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के साथ। तो मैं यहाँ पे मौत का कुआं बना रही हूँ, आप भी ज़रा ध्यान से देखिए कि मौत का कुआं जो है दिखता कैसे है और इसका क्या ताल्लुक है आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये बन गया मेरा मौत का कुआं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी किस तरह से स्टंट दिखाती है मौत के कुएं में। कभी आप लोग सर्कस में गए रहेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे स्टंट्स दिखाते हैं वो लोग मौत के कुएं में, या फिर टीवी में डिस्कवरी में भी देखा होगा कि गाड़ियाँ कैसे घूमती है इस जो सिलेंड्रिकल पाथ है, जो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसके तहत। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं। तो भाई ये है मौत का कुआं। लेट अस कंसिडर दिस एज अ वेल ऑफ डेथ, ठीक है? ये एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है और इस वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल को यहाँ पे ये हो गया इसका रेडियस विच इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे गाड़ी स्टंट दिखा रही है। तो भाई यहाँ पे गाड़ी जो अंदर की तरफ स्टंट दिखा रही है वो किसके रिस्पेक्ट में दिखा रही है? तो भाई यहाँ पे ये सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कर रही है, दिखा रही है ये गाड़ी स्टंट। तो मतलब अब ये जो गाड़ी है ये जो है इस पर, यहाँ पे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, इस पर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है। जैसे प्रीवियस में हमने देखा तो यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी मतलब दिस vehicle is what? Vehicle is perpendicular to the center, isn't it? But its weight is acting in a downward direction. So should I mention that weight has to be mg? तो ये मैंने मेंशन कर दिया उसको एज mg, पर ये काफी नहीं है। यहाँ पे गाड़ी तो नीचे गिर सकती है, बराबर ना? तो इस पर और एक जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन, isn't it? And with respect to normal reaction ये वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन एन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, isn't it? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेट अस डिनोट दिस एज n। और क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, बात कर सकते हैं?
तो भाई और एक चीज ऐड कर रही है यहाँ पे, ये व्हीकल यहाँ पे ग्रिप पकड़ के जो घूम रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है, उस पर भी कुछ तो ऐड करेगा ना भाई, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स, isn't it? और उस फ्रिक्शनल फोर्स को ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पर एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो गाड़ी है इस फ्रिक्शन की वजह से इस सरफेस पे घूमे ही जा रहा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस कंडीशन में है, बराबर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शनल फोर्स ही मतलब स्टैटिक फोर्स। व्हाट? स्टैटिक frictional force which is letting this vehicle to move along the circular path, isn't it? And it also balances the condition. How it is balancing? अब यहाँ पे देखा, पहले प्रीवियस के केस में हमने नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस किया वेट के साथ, अब हम बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स विद द रिस्पेक्ट टू दी वेट। तो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, इसके वजह से ही ये जो व्हीकल है स्लोली स्लोली नीचे की तरफ से घूमते 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 ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस गाड़ी को स्लिप होने से बचा रहा है, बराबर। तो भाई अब हम चलते हैं इसके एक्सप्रेशन के ऊपर। तो एक्सप्रेशन के ऊपर चलते हैं, मतलब अब इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। पहले केस में हमने क्या किया था, जब बैलेंस कंडीशन था वहां पे n इज इक्वल्स टू mg मेंशन किया था। अब हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, fs इज इक्वल्स टू mg। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या कर रहा है, अब ये हमें नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से ये गाड़ी जो है चक्कर काटे ही जा रहा है, isn't it? तो उसका इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, हम मेंशन करते हैं n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब चिल्ड्रन और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, वो है, नोट कीजिए कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, लेसर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्या, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये इससे कैसा है, लेसर देन इक्वल टू, कैसा है इसका जो वैल्यू है, इट इज लेसर देन इक्वल टू क्या, किसका प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। अब Fs का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ एज mg, लेसर देन इक्वल टू n का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ mv स्क्वायर अपॉन r। तो भाई ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे। अब मुझे पता है यहाँ पे कैंसल आउट क्या हो रहा है, मास और मास कैंसल आउट हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली इसको रीअरेंज करना है। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरा ये जो है इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, v स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, म्यू एस अपॉन आर जो है वहाँ पे चला जाएगा और उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो बनेगा क्या, जी आर और यू कैन से आर जी अपॉन म्यू एस विच इज लेसर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे वाइस वर्सा भी लिख सकती हूँ, मतलब यहाँ पे v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। यहाँ तक आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे उस स्टेटमेंट के अनुसार, हमने स्टेटमेंट क्या दिखाया था यहाँ पे, अब चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is always lesser than equal to the what, product of
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब यहाँ पे v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। ठीक है, तो भाई मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर जो भी है लेसर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे v जो है मैक्सिमम कंडीशन चाहिए। जब ये v मैक्सिमम कंडीशन में होगा, ऑब्वियसली ये सारे वैल्यूज मैक्सिमम कंडीशन में रहेंगे, तो आई शुड मेंशन ओवर हियर नाउ v स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर अगर हटा दिया तो बन जाएगा मेरा इक्वेशन v मैक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। और यही क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन बन गया आपका मौत का कुएं का। तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, ये है मौत का कुआं, दैट इज वेल ऑफ डेथ। ऐसे हमने टोटल कितने कंसेप्ट देखे, 2 कंसेप्ट देखे। उसमें कॉमन चीज क्या नोट की हमने, एक तो 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं किसी बॉडी के ऊपर जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है हॉरिजॉन्टल, या फिर इस मौत के कुएं में भी घूम रहा है जो ही सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल होने के बावजूद भी इसके अंदर जो सर्कुलर पाथ है इसके तहत ये घूम रहा है। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाली हूँ। बस बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, शुड वी मूव अहेड देन? चलो, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट किए, वो दोनों जो कंसेप्ट है ध्यान में रखते हुए बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए नोटबुक का सहारा मुझे लगेगा, तो यहाँ पे जो नोटबुक का सहारा है उसको लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। ठीक है, तो नॉर्मली हम अब पहले बात करते हैं किसी रोड के बारे में। ठीक है, तो रोड के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाए तो बेहतर है। ठीक है, तो आप कभी ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के पे गए हैं क्या? लॉन्ग ड्राइव पे कभी गए हैं तो पहाड़ियों से, घाटियों से, या नॉर्मल जो रास्ते होते हैं जिसको टर्निंग्स होते हैं, ऐसे रास्तों से अगर आप लोग कभी गए थे तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो भाई हमने पीछे के दोनों कंसेप्ट में एक चीज कॉमन क्या पड़ी थी, वो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर कोई भी जो गाड़ी होती है जो हॉरिजॉन्टल पाथ के तहत घूम रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के तहत घूम रहा है, तो भाई उस बॉडी पर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट होंगे। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट होंगे। तो वो 3 फोर्सेस जो है वो कौन से हमने देखे वहां पे, तो भाई हमने 3 फोर्सेस जो एक्ट होते हुए दिखे थे वो है उसका वेट, दैट इज mg, एक है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n विच इज परपेंडिकुलर, और तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, दैट इज fs। ठीक है, डिनोटेड बाय fs। अब ये जो fs है ये क्या कर रहा है, ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसके वजह से ये जो गाड़ी है ये घूम रही है, या स्मूथली ये जो गाड़ी है घूम रही है बिना स्लाइड किए या बिना किसी स्किड किए या फिर एक्सीडेंट क्रिएट किए। पर मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेसेसरी या फिर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इनफ नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब एब्सेंट रहेगा, तो यहाँ पे ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा। और अगर ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा तो वहां पे क्या चांसेस है बच्चों, तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। तो जितने भी एक्सीडेंट के चांसेस वहां पे दिखते हैं वो किसके वजह से है,
तो भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन ने धोखा दे दिया इसके वजह से। स्टैटिक फ्रिक्शन ने अगर धोखा दे दिया तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, इजंट इट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो साथ ही में वो क्या होगा, वहां पे एक्सीडेंट्स ऑकर होंगे। तो ये नॉर्मल डिस्कशन था, ठीक है, ये तो नॉर्मल डिस्कशन था यहाँ पे। और हमने इसमें एक ही चीज़ नोट किया की है यहाँ पे कि भाई ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ओके, क्या कर रहा है ये, नेसेसरी या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, इजंट इट। समझ में आया यहाँ पे। तो टायर्स और टायर व्हीकल के जो टायर है ये रोड सरफेस के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्रिएट होता है फ्रिक्शन, और जब क्रिएट होता है फ्रिक्शन तो बन जाता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन इनफ न रहे तो किसी भी टर्निंग पे ये क्या हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस को बढ़ा सकता है, बराबर। ये मैंने बताया, रियल लाइफ के बारे में बता रही हूँ ये चिल्ड्रन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो जब भी आप रोड से निकलते हो लॉन्ग ड्राइव पे तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको चेक करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ वन बाय वन, ठीक है। टॉपिक तो है बैंकिंग ऑफ रोड, पर ये बैंकिंग ऑफ रोड की तरफ जाने से पहले हमें नॉर्मल बातें कुछ यहाँ पे डिस्कस करने ज़रूरी थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो भाई अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सीडेंट के दो चांसेस है। एक तो पहले फ्रिक्शन को कौन कौन यहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो रीज़न है जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो इनफ नहीं होती। तो दो रीज़न होता है, वो है अगर जो रोड है वो ऑयली रहेगा तो क्या होगा, स्लिप होने के चांसेस, ठीक है। दूसरा जो है वो है रेनी सीजन। रेनी सीजन के वक्त क्या होता है, सरफेस के ऊपर पानी रहता है, और अगर पानी रहता है तो फ्रिक्शन जो है वहाँ पे क्रिएट नहीं होता अच्छे से, और फ्रिक्शन जब क्रिएट नहीं होता अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ पाएगी और वहाँ पे स्लिप होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। आप नॉर्मल जो है ड्राई क्लाइमेट में बाहर घूमिए, आपके जूते पहन के आप ड्राई क्लाइमेट में बाहर घूमिए। आप लोगों ने एक नोट किया है क्या बच्चों, तो आपका जूते का जो सोल है वो रफ है। अगर आपका प्लेन सरफेस भी होगा उस पर अगर रफ सरफेसेस रहेंगे जूते का, वो दोनों ग्रिप पकड़ते हैं एक दूसरे को, ऐसे ग्रिप पकड़ते हैं कि ताकि आप लोग बैलेंस कर सको। मतलब कैसे, वर्टिकली बैलेंस कर सको, मतलब वो परपेंडिकुलरली आप एक्ट करते हैं इस ग्राउंड सरफेस को, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस को, इजंट इट। तो भाई तभी क्या होता है वहाँ पे, तभी चांसेस है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और आपके मोशन को वो नियंत्रित रखता है या फिर रेजिस्ट करता है। सो बेसिकली ये फ्रिक्शन इज डूइंग व्हाट, इट्स रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ मोशन और अपोजेस द फ्लो ऑफ मोशन, इजंट इट। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब ये दो कॉजेस है जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं इस केसेस में, इसको तो कुछ करना ज़रूरी है, इसका तो कुछ हल निकालना ज़रूरी है या नहीं, है कि नहीं। तो हल कैसे निकालेंगे इसका हम लोग भाई, तो हल निकालने के लिए अब ये लोग और एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो है आप जब घाटियों में टर्न लेते हो तो टर्निंग लेते वक्त यहाँ पे आपको रोड को जो है वो थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा, रफ बनाना पड़ेगा। अगर रफ रहेंगे, रोड जो है वो रफ सरफेस से बनी रहेगी, तो रफ सरफेस के पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन क्रिएट होने से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो गाड़ी है ये मजबूती पकड़ेगा और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस पर एक्ट करेगा, जो इसको स्मूथली घुमाने में मदद करेगा, ठीक है। पर चिल्ड्रन ये तो भाई कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ फाइनल। तो फाइनल सॉल्यूशन है क्या भाई यहाँ पे,
क्यों ये फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता? तो अगर रफ सरफेस रहेगा यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, ये चक्के जो है गाड़ियों के, ये घिसेंगे इस रफ सरफेस को? अगर ये घिसेंगे रफ सरफेस को तो मेंटेनेंस ज़्यादा होगा चक्के का, तो इट विल बी अ मेन रीजन फॉर वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स. And if it is the main reason for wear and tear of the tires, what will happen? We cannot as it is say that it is completely dependent on rough surface then, isn't it? That means this is also not the necessary part. This is also not the necessary part to balance this road, balance this body, or you can say this vehicle on road, isn't it? मुझे क्या पता था, जो मैंने आप लोगों को बताया वो है क्या? तो यहाँ पे टू इंक्रीज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली मेकिंग दी रोड एज रफ, इजंट इट? तो मैंने रोड को अगर रफ बना दिया तो भाई टायर इससे तो घिसेगा ना, तो जितना ये टायर घिसेगा इसके वेयर एंड टेयर के चांसेस ज्यादा है, मेंटेनेंस के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, इजंट इट? तो अगर यहाँ पे ऐसे होगा तो ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, बराबर है कि नहीं? तो इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना जरूरी है. तो भाई हमारे इंजीनियर ने इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकाला है, वो है बैंक्ड रोड. तो बैंक्ड रोड के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. तो बैंक्ड रोड जो है बेसिकली क्या है, ये बैंक्ड रोड क्या होता है, ये बैंक्ड रोड? तो भाई बैंक्ड रोड इज नथिंग बट ये एक टाइप का कंस्ट्रक्शन है रोड का, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमें हेल्प करेगा घाटियों में चढ़ते वक्त गाड़ी को किस तरह से टर्न लेते हुए हम स्मूथली जा सकते हैं बिना एक्सीडेंट किए. तो क्या कहते हैं, बैंक्ड रोड के बारे में बात किया जाए? शुड वी? तो भाई बैंक रोड के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. तो अब यहाँ पे बैंक रोड के कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. चिल्ड्रन, आपने कभी ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि जब आप घाटियों पे चढ़ते हैं बेसिकली, तो आप जब घाटियों पे चढ़ते हैं ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल आप टर्निंग लेते हैं, तो एक जो पोर्शन है उसका एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इजंट इट? थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा जो है आपकी गाड़ी जब घूमती है वो टिल्ट होती है, इजंट इट? तो टिल्ट जब होती है एक साइड उसका जो है वो रोड का वो भरा हुआ रहता है और दूसरा जो रहता है रोड वो टिल्टेड रहता है. ओके, तो भाई ये जो टिल्टेड रोड है विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल which creates an angle, that angle is nothing but angle of banking. उसको क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ बैंकिंग. इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ बैंकिंग. तो मतलब यहाँ पे रोड इज इन बैंक्ड कंडीशन मीन्स व्हाट? तो द सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड रोड इज टिल्टेड विद द हॉरिजॉन्टल. इस हॉरिजॉन्टल रोड के साथ ये कर्व्ड रोड जो है टिल्टेड है और उसके बीच का जो एंगल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, विच इज डिनोटेड बाय थीटा ओवर हियर. और ये बैंकिंग ऑफ रोड जो है यही सेफ्टी का मेन रीजन रहता है. तो कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे? बैंकिंग ऑफ road. So children, listen carefully. Again and again I am saying, for safety of vehicle, listen, for safety of vehicle moving along the curved road at high speed, the road surface is kept inclined. ऐसे incline रखा है, inclined at horizontal so that its outer edge of the road, ये जो outer edge है यहाँ पे सपोज पहाड़ी है, ठीक है, ये आपका जो है ये घाटी की तरफ आप जा रहे हो, यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, और ये आप टर्न ले रहे हो, ठीक है.
तो ये जो आपका आउटर एज है ये थोड़ा भारी भरकम रहता है, और आपका जो इनर एज है ये जो है ये थोड़ा सा आपका रहता है एट दी लोअर एज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है इसका। तो सो फॉर सेफ्टी ऑफ द व्हीकल मूविंग अलोंग दी कर्व्ड रोड at a high speed, the road surface is kept inclined at the horizontal, so that the outer edge is at higher level than the inner edge, and this construction of road is nothing but called as banking of road। तो मतलब आप जब घाटियों से गुजरते हैं तो आप एक चीज नोट करो कि आपका ये जो आउटर एज है ये थोड़ा भारी भरकम रहता है, भरा हुआ रहता है यहाँ पे ज्यादा, और ये जो है नीचे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ओके, तो इनर एज से ज्यादा आपका आउटर एज थोड़ा हायर लेवल पे होता है, जो आपके गाड़ी को स्मूथली टर्न लेने में मदद करता है घाटियों पे या फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ पे। समझ में आया? तो थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग ये क्या है, इसको वापस से हम डिफाइन करते हैं, वो है व्हेन अ रोड इज बैंक्ड इट मीन्स दैट द सरफेस ऑफ द कर्व्ड रोड इज टिल्टेड। दिस इज टिल्टेड विद द व्हाट हॉरिजॉन्टल। और ये जो टिल्ट है यहाँ पे, ये जो टिल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टिल्टेड रोड और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं यहाँ पे थीटा। मतलब ये जो है दैट इज थीटा। आज के लिए इतना ही कंसेप्ट। आगे हम इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे प्रॉपरली विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो आपको होप सो ये कंसेप्ट समझ में आया हो, और जो भी मैंने बताया है एक्सप्रेशन को नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो हमने क्या क्या देखा आज यहाँ पे? तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो हमने यहाँ पे एक तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या देखा यहाँ पे? तो भाई हमने एक तो यहाँ पे देखा एप्लीकेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, उसी से रिलेटेड ये एक्सप्रेशन देखा बराबर, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विच इज वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। और तीसरा हमने जो नोट किया है वो है मौत का कुआं। ओके, दैट इज वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ का एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे देखा, वेयर वी मिनिमम और वो जो भी रहेगा मैक्सिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, इजंट इट? ये भी हमने डिनोट किया यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। और दूसरा जो टॉपिक हमने देखा वो है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। तो ये बैंक्ड रोड कैसे कंस्ट्रक्ट किया है हमारे इंजीनियर्स ने, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया बराबर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो देखने जा रहे हैं वो है ये डायग्राम, और दूसरा है इसके एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो मैटर करते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।